हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से उसको ड्राइव किया गया था। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने हमें क्या क्या चीजें एक्सप्लेन की थी और किस तरीके से ये हमारे लिए बेनिफिशियल रही है, और क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसको एक तरीके से जनरेशन ही हुई थी क्वांटम मैकेनिक्स की यहाँ से। सो इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज वाइड इन टूडेज टाइम। ओके, तो हम आज बात करेंगे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में ही, बट फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्क्रोडिंगर ने हाइड्रोजन एटम को लेकर जो वेव इक्वेशन दी थी उसमें क्या क्या चीजें एक्सप्लेन की। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कहा कि वह स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन वो सोल्व, तो जो सबसे पहले जब स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन सोल्व की गई थी, इट इज सोल्व फॉर द हाइड्रोजन एटम। किसके लिए सोल्व की गई थी बच्चे? हाइड्रोजन एटम के लिए इसको सोल्व किया गया था। और उन्होंने क्या दिया था? सॉल्यूशन दिए थे, गिव्स द सॉल्यूशन फॉर पॉसिबल एनर्जी स्टेट। ठीक है, क्या दिए थे? गिव द सॉल्यूशंस फॉर द पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए पॉसिबल एनर्जी स्टेट उन लोगों ने दिए थे। एनर्जी स्टेट जिनको आप क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद में उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि जो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है, वो एनर्जी स्टेट की बात कर रहे हैं। और उन एनर्जी वैल्यूज को, यहां से जो एनर्जी की वैल्यूज निकल के आएंगी, उन एनर्जी वैल्यूज को उन्होंने क्या नाम दे दिया? आइगन वैल्यूज। क्या नाम दे दिया बच्चों? आइगन वैल्यूज नाम दे दिया गया। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। और जो कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मैं बोल रही हूँ, ठीक है, देखो मैं दोबारा बता रही हूँ कि जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया? हाइड्रोजन एटम के लिए वैल्यू सॉल्व की, ठीक है, उनके लिए वेव इक्वेशन दी। और उन्होंने किस चीज को एक्सप्लेन दिया? सॉल्यूशंस दिए कि कितनी पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स निकाली जा सकती है, कितनी एनर्जी स्टेट्स निकाली जा सकती है, कितने एनर्जी लेवल्स निकाले जा सकते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम्स। और वहां से जो एनर्जी की वैल्यूज निकलेंगी, उन एनर्जी वैल्यूज को क्या नाम दे दिया गया? आइगन वैल्यूज नाम दे दिया गया। गॉट इट। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकल के आएंगी वेव फंक्शंस की, ठीक है, वेव फंक्शन की जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकल के आएंगी, जो किसको एसोसिएट कर रही होंगी? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। और जो पूरा उससे जो फंक्शन क्रिएट होगा वो क्या बनेगा? आइगन फंक्शन बनेगा। यानी कि यहां से आपने एनर्जी वैल्यूज निकाली, वो वैल्यू क्या थी? आइगन वैल्यू। तो उससे आप उन एनर्जी वैल्यूज को एसोसिएट करके किसी इलेक्ट्रॉन से एसोसिएशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए निकाले ना, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उनको एसोसिएट करके जो कंप्लीट फंक्शन ड्राइव करेंगे, दैट फंक्शन विल बी नोन एज आइगन फंक्शन। गॉट इट। अगर अब मैं बात करूं इसके सेकेंड पॉइंट की, तो सेकेंड पॉइंट में कहता है जो वेव फंक्शन जो होगा कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टेट का, उसको करेक्टराइज किया गया 3 क्वांटम नंबर्स में। ठीक है, बात समझ में आई? क्या कहा? देखो, इन्होंने एनर्जी स्टेट्स बताई, एनर्जी वैल्यूज बताई। तो उन्होंने क्या किया? ये जो एनर्जी स्टेट्स थी उनको करेक्टराइज किया, ठीक है, 3 सेट्स में। ठीक है, तो क्या दिए उन्होंने? 3 क्वांटम नंबर्स दिए, 3 क्वांटम नंबर्स दिए फॉर दीज एनर्जी स्टेट्स, स्टेट्स। तो 3 क्वांटम नंबर उन्होंने दिए। कौन कौन से क्वांटम नंबर थे? 3 बचे। पहला तो था उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। क्या था बच्चों? प्रिंसिपल, PAL, प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल है यहां पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया गया स्मॉल n से। उसके बाद में याद रहे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर थे ये। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम ये क्वांटम नंबर्स को डिटेल में पढ़ने वाले, और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका हमारी केमिस्ट्री में। ठीक है, सेकेंड वन आता है हमारा यहां पर एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से। थर्ड आता है हम लोगों का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक
क्वांटम नंबर। इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m और बेस में क्या होगा l। ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये जो 3 क्वांटम नंबर्स दिए गए थे किसी एक वेव फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी एनर्जी स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या थे, एक अगर मैं बात करूं, दीज नंबर अराइज इज ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। एक कॉन्सिक्वेंस था किसका, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, जो नेचुरली अकर वहां से हुआ, ठीक है। अब ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यहाँ पर तैयार हुआ था, ये सक्सेसफुली प्रिडिक्ट हो चुका था फॉर हाइड्रोजन एटम, हर एस्पेक्ट पे वो खरा उतर चुका था, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिया, मतलब उन्होंने वो चीज एक्सप्लेन, जैसे बोहर ने भी तो हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया था, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई थी। लेकिन जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने हाइड्रोजन के एटम को एक्सप्लेन किया, वो हर तरीके से, मतलब जो भी उन्होंने प्रोडक्शन दी वो हर तरीके से सही साबित हुई, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया था किसने, स्क्रोडिंगर ने, ठीक है। तो यहां से हम थर्ड अगर प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात करते हैं, फिर थर्ड इसमें बताते हैं कि किस किस चीज के, स्क्रोडिंगर ने और क्या बताया, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता पाया, मल्टी इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता पाया। हाइड्रोजन एटम के बारे में बता दिया जिसमें क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में ये हमें नहीं बता पाया। तो फिर भाई इतना महान क्यों है, मैं कहोगे कि मैम आप बार बार बोले जा रहे हो कि क्वांटम मैकेनिक्स ये है, क्वांटम मैकेनिक्स वो है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता, हाइड्रोजन के बारे में तो थोड़ा बहुत बोर्ड ने आइडिया हमें पहले दे ही दिया था। तो ये इसमें क्या नई बात थी, उन्होंने मल्टी इलेक्ट्रॉन को एक्चुअल, जैसे कि हाइड्रोजन के बारे में सक्सेसफुली उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी थी, कॉन्फिडेंटली दे दी थी। उन्होंने मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं की थी, एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं की थी, लेकिन उन्होंने क्या दिए थे, अप्रोक्सीमेशन मेथड्स दिए थे। क्या दिए थे, अप्रोक्सीमेशन मेथड हम लोगों को प्रोवाइड किए थे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, ठीक है। और वो क्या थे, उनके अंदर जो एक्यूरेसी निकल के आई थी वो क्या थी, रीजनेबल एक्यूरेसी निकल के आई थी। रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ कि काफी हद तक वो चीज क्या निकल के आई थी, एक्यूरेट निकल के आई थी। देखो मैं यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड का यूज नहीं कर रही हूँ, अप्रोक्सीमेशन मेथड उन्होंने दिया था फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ओके, जिससे क्या निकल के आई थी, रीजनेबल एक्यूरेसी निकल के आई थी। तो मैं देखो तीनों को शॉर्ट फॉर्म में फटाफट बताने की कोशिश करूंगी। पहला तो उन्होंने क्या बताया, हाइड्रोजन एटम के बारे में सक्सेसफुली बताया, और ये उन्होंने क्या कहा, उनके अंदर भी बहुत सारी पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स निकल के आती है, ठीक है। और उनसे उन स्टेट्स की जो वैल्यूज होती है, उन एनर्जी वैल्यूज को क्या कहा जाता है, एनर्जी आइगन वैल्यूज कहा जाता है, उनसे जो फंक्शन ड्राइव होता है उनको कहा जाता है आइगन फंक्शन। फिर उन्होंने कहा जो क्वांटम नंबर्स उन्होंने डिफाइन किए किसी एनर्जी, जैसे हम बात करें अलग अलग एनर्जी स्टेट्स निकल के आए, तो जो उनको डिफाइन किया वो 3 क्वांटम नंबर से डिफाइन किया, जिसमें पहला इनका आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड वन एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थर्ड उन्होंने कहा कि मल्टी इलेक्ट्रॉन, इन्होंने हाइड्रोजन एटम को तो सक्सेसफुली बता दिया था, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को वो एग्जैक्ट नहीं बता पाए थे, लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन मेथड हम लोगों को दे दिया था, ठीक है, जिसमें एक रीजनेबल एक्यूरेसी उनकी निकल के आई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की। अगर फिजिकली सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए किसका, वेव फंक्शन का, ठीक है, ऑफ वेव फंक्शन, तो क्या है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। बार बार हम वेव फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो क्या कहता है ये कि यहां पर देखो वेव फंक्शन जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो साई है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हम वेव के बारे में बात करें तो साई रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड को। क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चे, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को रिलेट किया गया वो किया गया है एज अ वेव, ठीक है। हमें पता है कि लाइट के अगर केस में बात करते हैं, अब कहता है कि अगर हम लाइट की बात करते हैं, लाइट के अंदर जो वेव्स होती हैं तो क्या कर देते हैं, अगर उसके एम्पलीट्यूड को हम स्क्वायर कर दें, एम्पलीट्यूड का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो जो यहाँ पर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ द लाइट के।
दोबारा सुनो, मैंने क्या कहा कि अगर एम्पलीट्यूड, अगर मैं लाइट की बात कर रही हूँ तो जो लाइट वेव्स की बात कर रही हूँ, लाइट है तो उसकी वेव्स होंगी, ठीक है, तो उसके एम्पलीट्यूड का अगर स्क्वायर कर दिया जाए, साई का क्या कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए, तो क्या होगा, उस लाइट की इंटेंसिटी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहाँ तो अब हम बात करें तो यहाँ डायरेक्ट बोल से जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो दैट मीन्स वो डिटरमाइन कर रहा है किसको, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड को, ठीक है। अब यहाँ पर जो साई स्क्वायर है, ध्यान से सुनना बच्चे, अब इस जो साई स्क्वायर यानी कि जो आपने क्या कहा, एम्पलीट्यूड के जो स्क्वायर बोला, ये साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसकी, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि किसी पर्टिकुलर रीजन, अब रीजन कौन सा मान के चल रहे हैं, आपने लाइट डाली, पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट डाली, राइट, उस लाइट को आप किस हिसाब से देखते हैं, वेव के हिसाब से देखते हैं, उस वेव के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई स्क्वायर से। देखो साई हमें बताता है एम्पलीट्यूड और साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब तो आपको पता चल गया साई क्या है, प्रोबेबिलिटी, एम्पलीट्यूड, और साई स्क्वायर यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं ओवरऑल, तो ये जो आपका स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये एग्जैक्ट, अभी हमने कहा था ना अप्रोक्सीमेशन मेथड, दैट इज कि ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएगा किसके लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, बट एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू बता देगा कि किस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। तब यहाँ पे कह सकते हैं द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन रिप्लेस द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट्स प्रपोज्ड बाय द बोर, दैट मींस बोर ने तो सिर्फ क्या बताए थे कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, तो लेकिन ये चीज तो क्या हो गई थी, उनके तो ऑर्बिट वाला कंसेप्ट ही फेल हो गया था जब उन्होंने हम लोगों ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा था। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने कि जो बोहर का जो कंसेप्ट था वो फेल हो चुका है, या कि बोहर ने तो क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर, ठीक है, ऑर्बिट में कहा था, पर्टिकुलर एरिया में स्पेसिफाई कर दिया था, ठीक है, कि उनके, लेकिन अब उन्होंने स्क्रोडिंगर ने क्या कहा, स्क्रोडिंगर ने एक पर्टिकुलर स्टेट ना बता के एक पर्टिकुलर रीजन बताया और कहा कि उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपका पड़ोस का बंदा आता है, आपके पेरेंट्स से पूछता है कि भाई आपका बच्चा कहाँ पर है, आपका बच्चा कहाँ पर है, तो आप तो कहीं पे भी हो सकते हो ना, लेकिन आपके पेरेंट्स को सुबह सुबह आए, स्कूल का टाइम था, अब लॉकडाउन में क्या हो गया, मैं स्कूल नहीं, पर मान लीजिए आप स्कूल में गए हुए थे, तो आपके पेरेंट्स ने बोला कि जी वो स्कूल गया हुआ है, तो आपके स्कूल की आपकी 90% क्या थे, मतलब 99% लगा लीजिए, 1% बच्चे होते हैं ना कि बंक वंक मार लिया, कुछ भी कर लिया, तो क्या थी उनके आपके मिलने की पॉसिबिलिटी क्या थी, स्कूल में थी। तो हाँ ठीक है, ये चीज क्लियर होगी कि आप जो मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे, चलो 100% ही मान लिया, ये आपका क्या है, स्कूल है, और आपके मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर है, क्या है बच्चे, यहाँ पर है। लेकिन आपके पेरेंट्स ने, बोर के अकॉर्डिंग तो क्या था कि बोर ने तो ये बता दिया था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो आप हैं, वो स्कूल के अंदर इस क्लास के इस सेक्शन के इस रूम में बैठे हुए हैं और इस बेंच पर बैठे हुए हैं, वो इतनी दूरी पर है, मतलब बोर ने तो एक एग्जैक्ट लोकेशन बताने की कोशिश की थी, लेकिन स्क्रोडिंगर इसको भी नहीं करता। स्क्रोडिंगर ने कहा कि आपकी, अब देखो यहाँ पर एग्जैक्ट वो लोकेशन बताना आपके पेरेंट्स के लिए भी पॉसिबल नहीं हो सकता है ना कि आप लोग प्रिंसिपल ऑफिस चले गए हो बीच में, हो सकता है कि आप किसी दूसरे रूम में, मोस्टली तो यही करते हैं ना, वाटर ब्रेक के वाटर लेके पासेस लेके घूमते हैं, तो वही बात है। तो लेकिन हाँ ये बात क्लियर हो गई कि स्कूल में मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा थी। तो स्क्रोडिंगर ने यही कहा कि उन्होंने एक पर्टिकुलर रीजन दे दिया कि यहाँ रीजन REGION वाला रीजन, RESON वाला नहीं, एक पर्टिकुलर रीजन दे दिया कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज्यादा होगी, दैट इज वाई वहां पर एक्यूरेसी ज्यादा निकल के आई।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो उन्होंने एक पर्टिकुलर रीजन दिया, प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज हो गया, तो प्रोबेबिलिटी जहां होती है सर्टेनिटी तो नहीं होगी, तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी को भी कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है। तो बोर तो कॉन्ट्राडिक्ट अनसर्टेनिटी ने बोर को तो कॉन्ट्राडिक्ट कर ही दिया था, लेकिन अब क्या था, अनसर्टेनिटी को क्या कर रहा है, ये कॉन्साइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम कहें दैट वेव मैकेनिक्स अप्रोच गिव्स द meaningful wave functions which describes the position and energy levels of electron in an atom। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज उन्होंने दी, उन्होंने अलग अलग लेवल्स, एनर्जी लेवल्स भी बताए इन रीजंस को उठाकर ही, तो काफी सक्सेसफुली रही ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो उसके अकॉर्डिंग अगर एनर्जी की बात करें किसी एटम के अंदर स्क्रोडिंगर के अकॉर्डिंग, तो एनर्जी जो होगी वो क्या रही, -2 पाई स्क्वायर एम ई इलेक्ट्रॉन यानी कि ई की पावर 4 एम बेस ई है बच्चे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो ये तो वही थी कि जो किसके लिए था, हाइड्रोजन एटम के लिए था। तो यहां से जो एनर्जी निकल के आई तो वो वही थी जो बोहर्स इक्वेशन ने दी थी। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए, लेकिन इससे ज्यादा वो पॉसिबल नहीं है, उससे ज्यादा तो बोर ने भी कुछ नहीं दिया था। तो एनर्जी जो थी वो फॉर 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि हाइड्रोजन सिस्टम के लिए वो दोनों ने क्या बताई, सेम बताई। तो जूल में हम लोगों ने पढ़ी थी, वैल्यू कितने आई थी बच्चों, -2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन में क्या आ गया था, n² जूल पर एटम। ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, किसके, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की। भैया बार बार इतनी तारीफें करो कि मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करो, मेन मुद्दे पे आ जाइए कि मेन फीचर्स इसके क्या क्या है। ठीक है, सो हेयर इज द फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। सो लेट्स सी। देखिए फर्स्ट फीचर में कहता है दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड, कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है किसी एटम में, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज है। क्वांटाइज का मतलब क्या है, दे हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू, यानी ये नहीं है कि इसकी वैल्यू है तो इसकी होगी, एक स्पेसिफिक वैल्यू है, उसको क्वांटाइज मतलब अलग से है ना। तो क्वांटाइज, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की किसी एटम के अंदर एक स्पेसिफिक वैल्यूज होती है, उनकी एनर्जी जो एनर्जी वैल्यूज होती है वो क्वांटाइज होती है। सेकेंड पॉइंट की बात करूं तो कहता है दैट एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। देखो इन्होंने कहा कि जो एनर्जी होती है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होती है। तो एनर्जी किस फॉर्म में, एनर्जी लेवल्स के बारे में बात करें हम। ठीक है, तो कहता है ये जो क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स है वो क्या है, बताते हैं हमें, एक डायरेक्ट रिजल्ट बताते हैं किसके बारे में, एक वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एज अ वेव फंक्शन मान के चलते हैं, तो उसके वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में ये हमें बताता है एनर्जी स्टेट को उठा के जब हम पढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट में कहता है इट गिव्स अ मोस्ट प्रोबेबल रीजन, एक मोस्ट प्रोबेबल रीजन देता है जहां पर हम ये बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ के मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर मैक्सिमम है। इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर मैक्सिमम है। मैक्सिमम यहाँ से आता है 90 to 95% के बीच में, इतनी पॉसिबिलिटी क्या है उन लोगों ने हमें बताई थी। ठीक है, किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी को लेकर। तो कहता है इट गिव्स द मोस्ट प्रोबेबल रीजन इन एन एटम ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, कौन सा, अकॉर्डेंस विद द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो 90 to 95% यहाँ पर हमें एक्यूरेसी मिल रही थी। अब कहा उस मोस्ट प्रोबेबल रीजन को क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल्स। देखो बोर ने हमें ऑर्बिट्स बताया, तो ऑर्बिट्स क्या होता है, एक फिक्स लाइन उन्होंने बता दी, लेकिन ये क्या बताते हैं, एक रीजन बताते हैं, यहाँ पर मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो उन्होंने उसको क्या कहा जाता है बच्चों, ऑर्बिटल्स बोला जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कहते हैं इन ईच ऑर्बिटल, यानी कि जिस पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात करें जिसको ऑर्बिटल नाम दिया गया, कहते हैं इन ईच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हैव डेफिनेट एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है कि जहां जिस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी अपनी एनर्जी होगी। भाई मान लिया एक ऑर्बिटल, इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे ऑर्बिटल में कुछ ज्यादा अलग होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, उनकी एनर्जी भी क्या होगी, वेरी करेगी। हाँ, ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, कौन सा क्या है न्यूक्लियस से दूर है, तो उससे भी उनकी एनर्जी के ऊपर क्या है, इफेक्ट पड़ता है। तो कहते हैं इन ईच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हैव डेफिनेट एनर्जी एंड प्रोवाइड ईच इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स। कि अगर आपको इस ऑर्बिटल के बारे में, ये जो ऑर्बिटल है ये इलेक्ट्रॉन की यानी कि एनर्जी के बारे में बताता है और इलेक्ट्रॉन की हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में हमें यहाँ पर बताएगा।
5th पॉइंट में कहता है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज स्क्वायर के, जिसको आप क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, सॉरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। और ये हमेशा क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा। किसी के मिलने की पॉसिबिलिटी नेगेटिव थोड़ी हो सकती है, या तो वो चीज हो ही नहीं सकती है, होगी तो कुछ पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव तो कोई चीज होने से रही। तो इस वजह से जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। 6 पॉइंट आता है इसका, कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के मिलने की, उसका क्या होगा, कुछ वॉल्यूम होगा। उसका क्या होगा बच्चों, कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, अच्छा वो जो वॉल्यूम होगा, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, एक एटम क्या है, एक छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, तो जो वॉल्यूम होगा, अब पर्टिकुलर रीजन के अंदर आप इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहे हो, इलेक्ट्रॉन तो उससे भी छोटी क्वांटिटी है, थोड़ी आप एक बहुत बड़ा महल है उसके अंदर एक रूम देख रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक बहुत छोटी क्वांटिटी के बारे में बात करें। तो जो वॉल्यूम होगा वो भी एक छोटी क्वांटिटी होगा, डीवी में यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, इनफाइनाइट स्मॉल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। वॉल्यूम है तो यहाँ पर यानी कि जो आप इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी निकालते हो वो x, y और z 3 डायमेंशनल में निकालते हो, हर डायरेक्शन में देखने की कोशिश करेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, 7th अगर इसकी मैं बात करूं इंपॉर्टेंट फीचर्स की, तो कहता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल गिव 3 कांस्टेंट। इसने हमें 3 कांस्टेंट दिए, जिसको आप क्या कहते हो, क्वांटम नंबर बोलते हो। अभी हमने पढ़ा था जिसमें आता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप स्मॉल एन से बोलते हो। दूसरा आपने एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा स्मॉल एल से। थर्ड बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसका आप रिप्रेजेंट करते हो एमएल से, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये 3 क्वांटम नंबर विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, इनके बारे में भी हमें किसने बताया था, स्क्रोडिंगर ने ही बताया था। ठीक है, अब बार बार मैं एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रही हूँ। तो एक छोटा सा एक मतलब किस टाइप से आप इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से, तो एक छोटी सी उसके यानी कि अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी पिक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जो बोहर के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था, बोहर ने तो कह दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मिलता है भैया एक सर्कुलर ऑर्बिट में आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो क्या चीज थी, वो ओवर रूल्ड हो गई थी बात। ठीक है, वो किसने की थी, आपको भी पता है, अनसर्टेनिटी, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी से। तो उसके बाद में क्या हुआ था, जैसे ही बोर कॉन्ट्राडिक्ट हो गया था, साइंटिस्ट ने थ्योरीज ढूंढनी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि थ्योरीज वो होनी चाहिए जो फॉलो करे, जो क्या करे, एक्सप्लेन कर पाए किसको, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर पाए, ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर पाए, ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर इसको एक्सप्लेन कर पाए। थर्ड, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी वो क्या करता हो, एक्सप्लेन करता हो। तो ऐसी अगर कोई चीज है तो बता दीजिए, वही एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, तो 1927 में कौन आए थे, स्क्रोडिंगर आए थे, जिन्होंने अपनी एक वेव इक्वेशन दी थी, जो हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने कंसेप्ट दिया था ऑर्बिटल्स का, और कहा कि ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो पॉसिबिलिटी है, जिनको उन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी, वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, जिसमें जो करेक्शन है वो कितनी होगी, 90 to 95% के आसपास। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्बिटल को डिफाइन करूं तो कह सकती हूं दैट इज एन ऑर्बिटल as a reason may be defined as a reason एक ऐसी जगह इन स्पेस का मतलब ये 3D की बात कर रहा है, x, y, z तीनों कोऑर्डिनेट में, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा अब जो हमारा बोर आए थे उन्होंने तो एक सर्कुलर ऑर्बिट दे दिया। ठीक है, 2D में दे दिया। अब इन्होंने क्या किया, 3D यानी कि पूरे चारों तरफ स्पेस में, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, तीनों क्या है एक्सिस में एक्सप्लेन किया। अराउंड द न्यूक्लियस वेहर दी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन है स्पेस में जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहां पर
बच्चों स्क्रोडिंगर ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस था उसको इस तरीके से दिखाया। देखो उन्होंने ये कहा न्यूक्लियस है और एक पर्टिकुलर कहा कि यहाँ पर भाई चारों तरफ इधर इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। ये डॉटेड एरिया से उन्होंने उस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब इन डॉटेड एरिया से क्या बनाई गई, लगभग एक बाउंड्री बनाई गई और इस तरीके से कहा गया कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो ये चीज जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, ऑर्बिटल। जबकि ऑर्बिट क्या था, अगर ये आपका न्यूक्लियस है तो उन्होंने कहा भाई इस पर्टिकुलर ये वाली जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा, यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो भैया इलेक्ट्रॉन तो इधर भी मिल सकता था, इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इस वजह से ये कंसेप्ट क्या है, ये चारों तरफ हो गया, तो इसको हमने कहा ऑर्बिटल और इसको क्या नाम दे दिया गया, ऑर्बिट नाम दे दिया गया। तो अगर मैं एक बेसिक डिफरेंस की बात करूं बिटवीन दी ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, तो कह सकते हैं कि जो ऑर्बिट होता है वो वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑर्बिटल की बात करूं तो वो एक पर्टिकुलर स्पेस होता है किसके, न्यूक्लियस के चारों तरफ, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, बस इसी पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में। ठीक है, अगर सेकंड डिफरेंस की बात करूं तो ऑर्बिट में क्या कहा जाता है कि प्लेनर मोशन, यानी कि प्लेन में ही तो बताया ना, उस स्पेस में, यानी कि हर एक्सिस में नहीं बताया। अगर सर्कुलर पाथ की बात करूं तो इन्होंने एक प्लेनर मोशन के बारे में बताया, लेकिन जो आपका ऑर्बिटल है वो 3 डायमेंशनल के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन के जो चारों तरफ न्यूक्लियस के रहता है। ठीक है, थर्ड डिफरेंस की बात करें किसके बारे में, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में, तो कहता है ऑर्बिट जो है वो एक डेफिनेट पाथ है। दिखाई दे रहा है आपको, क्या एक डेफिनेट पाथ है इलेक्ट्रॉन का, और जो कंसेप्ट था वो क्या था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि अनसर्टेनिटी का क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेन तो अनसर्टेन ही था ना। ठीक है, लेकिन आप ये अगर हम बात करते हैं ऑर्बिटल की, इसने कोई पाथ स्पेसिफाई नहीं किया, उन्होंने एक रीजन को स्पेसिफाई किया, इस रीजन में मिल सकता है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अच्छे से ही क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऑर्बिट की बात करें तो इन्होंने कहा कि ऑर्बिट, ऑल ऑर्बिट्स क्या होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, लेकिन अब जो ऑर्बिटल की बात करते हैं तो स्क्रोडिंगर के जो ऑर्बिटल्स है उन्होंने कहा कि ये क्या है, डिफरेंट शेप्स में हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम डिफरेंट शेप्स कैसे, आपने तो सिर्फ ये बनाया, तो यही जो अलग अलग ऑर्बिटल्स के बारे में हम जानेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब हम आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो अलग अलग ऑर्बिटल्स के बारे में भी जानेंगे, उन ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में भी जानेंगे। अभी तो हमने जाना है सिर्फ ऑर्बिटल होता क्या है। ठीक है, तो कहते हैं ऑर्बिट्स डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, बस ऐसे ऐसे घूम लिया। लेकिन अगर हम, और मैंने अभी कहा ऑर्बिटल्स की क्या होती है, एक पर्टिकुलर शेप होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक डायरेक्शनल नेचर भी ये रखता है। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं, उन ऑर्बिटल्स को नाम भी दिए गए हैं एस, पी, डी, एफ, तो उनकी कुछ में क्या होते हैं, डायरेक्शनल नेचर भी रखते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो कह सकते हैं ऑर्बिट डू नॉट है डायरेक्शनल कैरेक्टर, वो क्या रखता है, डायरेक्शनल कैरेक्टर रखता है। लास्ट अगर मैं डिफरेंस की बात करूं कि जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2n² के अकॉर्डिंग फिल किए जाते हैं। जो अभी तक आप पढ़ते आए कि एलिमेंट के अंदर 2n² के अकॉर्डिंग फिल किए जाते हैं, लेकिन ऑर्बिटल के और ये कहा कि पहले वाले में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऑर्बिटल में कहता है ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फिल नहीं किए जा सकते। तो वो चीज क्या है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी, ये हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आगे के चैप्टर, जहां पर आप इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग के बारे में भी अच्छे से जानेंगे। सो बच्चे टिल देन पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।